Welcome all dear student, I Narendra Maurya. Today we are going to discuss about a new chapter of BMC is Spring. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं BMC का, जिसका नाम है स्प्रिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे स्प्रिंग की डेफिनेशन, फिर इसके उपयोग, फिर इसके टाइप्स, देन कुछ डेरिवेशंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग एक प्रत्यास्थ पिंड है जो एक भार का प्रभाव में बड़ी मात्रा में प्रत्यास्थ विरूपण प्रदान करती है, और जब भार को हटा दिया जाता है तो यह अपने वास्तविक आकार में आ जाती है। देखो इसका मतलब समझते हैं। अगर मान लिया हमने कोई एक बॉडी, जैसे ठीक है, मान लीजिए बॉडी है, तो कोई भी एक बॉडी जब उससे आप क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे, मान लो फोर्स लगाया दोनों तरफ, तो जब आप इसे खींचेंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में क्या होगी, वृद्धि हो गई। लेकिन जैसे आप फोर्स को रिलीज करेंगे, फोर्स को हटाएंगे, देन जो आपका पिंड था ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से वापस आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। तो स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी होती है, क्योंकि आपने देखो जब भी आप स्प्रिंग को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने के बाद जैसे छोड़ेंगे पुनः ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो स्प्रिंग भी क्या है, एक इलास्टिक बॉडी है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन में आप कह सकते हैं स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक बॉडी है, प्रत्यास्थ पिंड है, जिस पर हम क्या करते हैं, जब कोई भार लगाते हैं तो उस भार के कारण जो विरूपण आता है, वो विरूपण जैसे हम बाहर हटाते हैं वो क्या होता है, विरूपण हट जाता है। मतलब जैसा जो डिफ्लेक्शन हुआ था, परिवर्तन हुआ था, बल हटाने पर वो जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन क्या होता है, शून्य हो जाता है। मतलब पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है स्प्रिंग फोर्स के हटाने पर। ठीक है, यो क्या स्प्रिंग का हम उपयोग की बात करें, दो जगह यूज करते हैं, झटकों को सोखने के लिए और ऊर्जा को जमा करने के लिए। झटकों को सोख करने नॉर्मली हम बात करें शॉक एब्जॉर्बर के लिए, ऐसे साइकिल ले लिया हमने, टू व्हीलर ले लिया, फोर व्हीलर ले लिया, वहाँ पे स्प्रिंग का यूज करा जाता है। जो वाइब्रेशन या शॉक जनरेट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए, वो झटकों को सोखने के लिए यूज होते हैं स्प्रिंग। सेकंड यूज होता है इसका ऊर्जा को जमा करने के लिए। जैसे अगर मान लो कहीं पर हम, जैसे टॉय की जो गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, गाड़ियों में चाबी भरते हैं, तो चाबी भरते हैं तो वो ऊर्जा जो हमने स्टोर कर रहे थे चाबी भर के, वो ऊर्जा किस में स्टोर हुई थी, स्प्रिंग में। क्योंकि आपने देखो गाड़ी के अंदर एक स्प्रिंग होता है जो हेलिकल शेप में होता है, गोल गोल। तो जो आप क्या करते हैं, चाबी को घुमाते हैं, स्प्रिंग भी उतना ही घूमता है। जैसे आप फोर्स हटाते हैं, स्प्रिंग पुरानी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है, जिससे जो पावर थी, ऊर्जा थी, वो क्या करता है, व्हील को ट्रांसमिट करके गाड़ी को मूव कराता है। समझ रहे हैं आप? तो स्प्रिंग का एक काम ये भी होता है, ऊर्जा को जमा करना। इसके टाइप्स को पढ़ते हैं, टाइप्स इसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसे नॉर्मली मेन 4 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला टाइप है इसका कुंडलीदार स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग। सेकंड स्पाइरल स्प्रिंग। थर्ड पत्तीदार स्प्रिंग, जिसे कहते हैं लीफ स्प्रिंग। फोर्थ डिस्क स्प्रिंग। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं, सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुंडलीदार स्प्रिंग। तो यह है कुंडलीदार स्प्रिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं। कुंडलीदार स्प्रिंग को कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। तो स्टार्ट करते हैं। कुंडलीदार नाम से क्लियर है। वैसे कुंडलीदार का मतलब क्यों हुआ, जहां पर स्प्रिंग क्या होगा, कुंडलियों की फॉर्म में होगा, मतलब गोल गोल होगा। समझ रहे हैं आप? जहां स्प्रिंग क्या होगा, गोल गोल कुंडलियों की फॉर्म में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कुंडलीदार स्प्रिंग कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग की कुंडलियां बनी हुई हैं, गोल गोल है। ठीक है, तो जहां भी स्प्रिंग क्या होगा, कई सारी कुंडलियों के फॉर्म में होगा। जैसे एक कुंडली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह से कई सारी कुंडलियों का योग होता है इसमें। कई सारी कुंडलियों से मिलकर क्या बनेगा, एक कुंडलीदार स्प्रिंग बनेगा। तो हम कह सकते हैं कुंडलीदार स्प्रिंग क्या होता है, कुंडलीदार स्प्रिंग में कई सारे कुंडलियां मिलकर एक स्प्रिंग बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं। अब इसकी बात करें, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, मतलब तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग। दूसरा होता है संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग। देखो कुछ स्प्रिंग का हम यूज करते हैं जहां पर हमारे टेंसाइल फोर्स लगते हैं, उसके लिए। कुछ स्प्रिंग का हम तब यूज करते हैं जहां पर हमारा कंप्रेशन फोर्स लगे। तो हेलिकल स्प्रिंग एक ऐसा टाइप है जो सबसे ज्यादा यूज होता है स्प्रिंग। ठीक है, आपने हर जगह देखो, गाड़ियों में देखो, जो साइकिल होती है, साइकिल में गद्दी नीचे लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें इसके 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या काम होता है इनका। एक होता है हमारा तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग, दूसरा संपीड़न। तो तनाव में क्या होगा, जहां किसी भी स्प्रिंग पर जो फोर्स होगा स्प्रिंग से बाहर की तरफ लगेगा, तो वहां पर तो हम यूज करेंगे कौन से स्प्रिंग, तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग। जो आपने देखा होगा
जो साइकिल होती है साइकिल के स्टैंड में लगा होता है, साइकिल का जो स्टैंड होता है उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है वो होता है तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग, क्योंकि जो फोर्स होता है इसमें बाहर की तरफ लगता है और इसमें कुंडलियों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, स्पेस नहीं होता, कुंडलियां चुपकी होती हैं सब, मतलब कोई भी बीच में स्पेस नहीं होगा, गैप नहीं होगा। लेकिन हम संपीड़न कुंडला स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या लगता है, कंप्रेशन फोर्स लगता है, जो लगा ये स्प्रिंग लगा होता है गद्दियों के नीचे, गद्दियों के नीचे लगा होता है, ये सॉकर में लगा होता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, कंप्रेस होना। तो जहां पर भी किसी स्प्रिंग पे क्या लगता हो, कंप्रेस बल लगते हो, संपीड़न बल, वहां कौन सा स्प्रिंग होगा, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर देखो स्प्रिंग में देखो कुंडलियों के बीच में क्या है, गैप है, तो कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग में क्या होता है, कुंडलियों के बीच में गैप होता है, इसका यूज करा जाता है कंप्रेस जो फोर्स होता है उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, ये हो गया कुंडलीदार स्प्रिंग। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो आगे भी यूज होंगी। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हेलिकल स्प्रिंग के लिए, ठीक है, बाकी स्प्रिंग के लिए भी यूज होती हैं, मेनली अब हम पढ़ रहे हैं हेलिकल स्प्रिंग के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये आप कुछ डेफिनेशंस देख रहे होंगे, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रमाण भार, जिससे हम कहते हैं प्रूफ लोड। ठीक है, एक एक करके सभी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। अगर बात करें कोई भी एक पिंड है, ठीक है, ये एक कोई पिंड, अब मैंने मान ली ये पिंड कैसा है, इलास्टिक पिंड है। इलास्टिक पिंड में से मान लो कोई रबड़ की कोई वस्तु हो गई, समझ रहे हैं, या प्लास्टिक कोई बॉडी, जैसे आप इलोंगेट करेंगे तो खिंचेगी, लेकिन जैसे फोर्स हटाएंगे पुरानी पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसी बॉडी मान लो, स्प्रिंग ले लिया मैंने, तो स्प्रिंग को अगर मैंने मान लिया यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, दोनों तरफ से बल लगा के खींच रहा हूँ, तो स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसमें परिवर्तन आ गया, इसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, अब मैंने फोर्स की मात्रा और बढ़ा दी, मतलब फोर्स और ज्यादा लगा दिया, तो स्प्रिंग क्या होगा, और ज्यादा लंबा होगा, और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, और ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी मैं छोड़ दूंगा अगर स्प्रिंग को, यहाँ से अगर मैं फोर्स को हटा दूं तो स्प्रिंग क्या करेगा, पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स की मात्रा ऐसे लगातार बढ़ाता रहूं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो फोर्स होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि स्प्रिंग टूट सकता है, टूट सकता है। और यहाँ पर हम बात करें, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगाने के बाद जैसे छोड़ रहे तो पुरानी पोजीशन पर आ जाता था। लेकिन ऐसे ही अगर हम थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ा दें तो एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी कि फोर्स में जब वृद्धि करेंगे तो फोर्स में वृद्धि के कारण जो उसमें चेंज होगा वो पुरानी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो आपने देखो प्लास्टिक की चीज़ों में भी अगर थोड़ा फोर्स लगा के छोड़ दो तो पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती हैं, हो जाती नहीं हो जाती हैं। तो हम बात करें वो मैक्सिमम बल, मतलब हम किसी वस्तु को लगा खींच रहे हैं तो वो मैक्सिमम बल जहां पर हम क्या कर रहे हैं, उससे खींच रहे हैं, डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस बल के लगाने के बाद जैसे हम बल को हटा देते हैं तो पुरानी पोजीशन पर आ जाता है। तो ऐसे अगर हम बल को मान बढ़ाते जाएं हल्के हल्के तो एक ऐसा बल आपको मिलेगा जो आपका क्या होगा, मैक्सिमम बल होगा। वह मैक्सिमम बल जो क्या कर सकता है, वस्तु को खींचने के बाद यदि हम छोड़ें तो पुरानी पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे हम पकड़ के खींचेंगे उसे तो पुरानी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो वह अधिकतम बल या भार जैसे आप जो लगाने पर किसी पिंड को उसमें जो चेंजेस आए वो चेंजेस बल के हटाने पर पुराने स्थिति में आ जाएं, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या होगा, वो भार प्रमाण भार कहलाएगा, प्रूफ लोड कहलाएगा। मतलब वह अधिकतम बल जो क्या करता है, किसी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी स्प्रिंग पर लगाया जा सके। प्रत्यास्थ सीमा का मतलब समझिए आप, इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब वो क्या हो, परमानेंटली डिफॉर्म न होकर उससे थोड़ा पहले ही लगाएं हम, तो वो क्या हो जाएगा, वह अधिकतम बल जो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी स्प्रिंग पर लगाया जा सके वो क्या कहलाएगा, प्रमाण भार कहलाएगा। प्रमाण विकृति की बात करें, विकृति ऊर्जा। विकृति ऊर्जा क्या होती है, कोई भी स्प्रिंग होता है, आपको पता है स्प्रिंग में जैसे आपने चाबी भरी तो आपकी जो ऊर्जा थी वो कहाँ स्टोर होगी, स्प्रिंग के अंदर। तो जो स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा स्टोर हो गई है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा कहते हैं, रेजिलियंस एनर्जी। तो रेजिलियंस एनर्जी या विकृति ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो स्प्रिंग में जो हम चेंजेस करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं, वो डिफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं वो ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है उसमें, समझ रहे हैं आप। तो हम अगर मान लो किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने वाले जैसे छोड़ते हैं
तो क्या होता, पुरानी स्थिति में कैसे आया था, उसके अंदर जो हमने बल लगाया था वो ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर हो गया। जैसे हम बल को हटाएंगे वो ऊर्जा दोबारा से रिलीज कर देगा, तो वो ऊर्जा जो स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में उसे हम कहते हैं रेजिलियंस ऊर्जा। थर्ड, प्रमाण प्रतिबल। प्रमाण प्रतिबल क्या होगा, देखो प्रतिबल क्या होता है, हमेशा बल का अपोजिट होता है। जो बल का विरोध करता है, तो अगर हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, तो उसका जो विरोध करेगा वो कौन सा होगा, उसी पिंड के मॉलिक्यूल के प्रतिबल विरोध करते हैं, उसके चेंजेस होने का, उसमें होने वाले चेंजेस का विरोध करेंगे, तो वो प्रमाण प्रतिबल क्या होता है। जैसे प्रमाण भार क्या था, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर लगाया गया वह अधिकतम बल, वह क्या होगा, प्रमाण भार होगा। और प्रमाण प्रतिबल क्या होगा, प्रमाण प्रतिबल क्या होगा, प्रमाण भार के लगने से स्प्रिंग के पदार्थ में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल, क्योंकि उस समय क्या होगा, उस पिंड में अधिकतम प्रतिबल होंगे, और उसी अधिकतम प्रतिबल को हम क्या कहेंगे, प्रमाण प्रतिबल कहेंगे, जो प्रमाण भार का विरोध कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ, कड़ापन। कड़ापन कहते हैं, ऐसे कहते हैं स्टीफनेस। स्टीफनेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस को हम कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डेल्टा। डब्ल्यू क्या है, भार, डेल्टा क्या है, विस्थापन। विस्थापन, डिफ्लेक्शन, भार, लोड। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया एस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डेल्टा से। ठीक है, विस्थापन। अब देखो ये क्या होता है, अगर मान लो मैंने कोई स्प्रिंग ले लिया ऐसी, स्प्रिंग को मैंने कोई एक बल लगाया, जितना मैं बल लगाऊंगा उतना स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आएगा, उसकी लंबाई उतनी बढ़ जाएगी। तो स्टीफनेस हमें यह बताता है कि कितना बल लगाने पर उस स्प्रिंग में कितना परिवर्तन आ सकता है। समझ रहे हैं आप, किसी स्प्रिंग की स्टीफनेस उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम बात करें, ये स्प्रिंग ले लिया, इस स्प्रिंग पे मैंने मान लो कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मान लो कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के से हम खींच रहे हैं, तो इसकी लंबाई में हमने मान लिया 1 मीटर वृद्धि हो गई। कितनी मीटर वृद्धि होगी, 1 मीटर वृद्धि होगी, मान लिया 10 न्यूटन के लगाने पर। अगर हम बल ज़्यादा लगाते तो ज़्यादा वृद्धि होती। चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें बल कितना, डब्ल्यू था 10, डिफ्लेक्शन कितना आ गया 1, तो मान कितना आ गया 10। समझ ना आप, 10 न्यूटन प्रति मीटर, मतलब कितना बल लगाने पर उसमें कितना परिवर्तन आएगा, तो उसी को हम कहेंगे कड़ापन कहते हैं। किसी स्प्रिंग का कड़ापन अगर अधिक है तो उसका मतलब क्या, उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगा के उससे क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अगर किसी का स्टिफनेस क्या है, कम है, समझ रहे आप, किसी का क्या है, कम है, तो कम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैंने 10 ही न्यूटन बल लगाया और ये 2 मीटर खींच जाता मान लो, तो मतलब कम फोर्स पे ज़्यादा खींच गया, तो कितना मान आता, 10/2 मतलब 5। अगर स्टिफनेस कम है तो कम बल लगाने पर क्या होता है, ज़्यादा परिवर्तन आता है। समझ गए। स्प्रिंग इंडेक्स, लास्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स है। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होती है, स्प्रिंग इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ये रेशियो होता है कैपिटल डी और स्मॉल डी का। कैपिटल डी होता है जो कुंडली है, यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं, इस स्प्रिंग में जो कुंडली है उसका जो व्यास होगा वो कहलाएगा कुंडली का व्यास, उसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। और जो तार का व्यास होगा, कोई भी जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का जो तार होगा उसका व्यास क्या होगा, स्मॉल डी, उसे हम क्या कहेंगे, तार का व्यास स्मॉल डी। ठीक है, जो तार होता है स्प्रिंग का उसे हम क्या कहते हैं, तार का व्यास स्मॉल डी। और जो कुंडली बनी है इसमें, उस कुंडली को क्या कहेंगे, कुंडली का व्यास कैपिटल डी। ठीक है, तार का व्यास स्मॉल डी और जो कुंडली बन रही है इसमें उसका जो व्यास होगा वो कैपिटल डी। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो रेशियो का वो क्या कहलाएगा, स्प्रिंग इंडेक्स कहलाएगा।